आर्थिक उन्नयन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। यहाँ की इकोनॉमी को भी इसने एक नई ताकत दी है। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे ये सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40-45? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में, रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी, यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, आपने इसका विजन हम लोगों को बताया। आइए चर्चा जारी रहेगी, मंच में बैठते हैं। इसके पहले कि हम लोग चर्चा जारी रखें, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये कुंभ के आयोजन में क्या हुआ, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। हमने देश भर से लोगों से बात की है, कुछ ग्लोबल लोगों से भी बात की है, तो उसको हम लोग अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। आइए। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है, अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is filled with blessings, unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज अगर पूछते हैं ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ, पहला ही महाकुंभ है करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग। हमका मन ये कह रहा है कि हम तो यही रहो। योगी जी, हम लोग महाकुंभ के आयोजन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक और अलग चीज इस बार देखी। कल मैं बंबई से आ रहा था प्रयागराज, तो फ्लाइट में करीब 90 यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उद्योगपति हैं, अपनी बीवियों बच्चों के साथ, और वो भी सब आस्था इस तरह की है, सब डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में। मैंने यूथ देखा है, ग्लोबल बहुत अट्रैक्शन है। ग्लोबल का अट्रैक्शन हरदम रहा, पर इस साल कहीं ज़्यादा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपने आउटरीच किया इन सब के लिए? देखिए, महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात ये है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वह मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी, और उन्होंने उसके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का एक पर्याय बना दिया था। पहली बार आप देख रहे होंगे 2019 में भी और 2025 में भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है कि कुंभ के आयोजन को स्वच्छता के साथ, सुव्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ जोड़ा गया जी। और ये आयोजन इतने भव्य तरीके से आयोजित हो पा रहे हैं,
तो स्वाभाविक रूप से जब आस्था और आधुनिकता का संगम होगा तो युवा उधर आकर्षित होगा। हर वह व्यक्ति जो समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उद्यमी हो, टेक्नोक्रेट हो, अच्छा कोई चिकित्सक हो, या किसी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में जो एक प्रगतिशील सोच रखता है, वह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि यंग सीओज को आपने देखा कल जी फ्लाइट से यहाँ आते हुए, आपने 13 और 14 को जो आपकी रिपोर्टिंग थी उसमें भी आपने इस चीज को महसूस किया होगा जी कि न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो भी पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उसमें हिंदू ही नहीं थे, सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, अहिंदू भी थे। जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो अभिभूत होकर के उन्होंने तारीफ की इन सभी चीजों की कि भव्य और दिव्य रूप में आयोजन कैसे हो सकते हैं, और उसका एक दृश्य ये सब। योगी जी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि के मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। पिछले साल जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ। आपके लिए इस साल का कुंभ जो है इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये सब देखते हुए। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी 500 वर्षों के बाद रामलीला अपने दिव्य धाम में विराजमान हो पाए, और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पे थे। आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियां जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे। उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी ही विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप, अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है, और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। महंत अवैधनाथ जी भी कहते थे कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो हिंदुओं को एकत्रित, एकजुट करने का एक मूवमेंट है। मंडल कमीशन ने जो है लोगों को, हिंदुओं को कास्ट में बांटा, वो मानते थे कि ये उसको जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अब अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण है। इसको आप कैसे देखते? देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोग ये मानते रहे हैं, गोरक्षपीठ ये मानती रही है कि समाज में दबे कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दलित हों, वंचित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, समाज में गरीब तबके के लोग हों, सौभाग्य से स्वतंत्र भारत में उन सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है।